गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 75 करेंगे। डेट है 28 जनवरी। हमारा टॉपिक चल रहा है चुनावी राजनीति। ठीक है, पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम जानेंगे मतदाता सूची के बारे में। ठीक है, मतदाता सूची क्या होती है, उसके बाद जो उम्मीदवारों का नामांकन है उसकी प्रक्रिया क्या है, किस किस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया होती है, वो सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम जो उसके बाद चुनाव अभियान, किस तरीके से चुनाव अभियान चलाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे, आदर्श आचार संहिता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम मतदान और मतगणना। ठीक है, कैसे होती है, कब होती है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुल 4 क्वेश्चन दिए गए, उन क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। मतदाता सूची, देखिए कुछ यहाँ पर फोटो दिया गया, कुछ इस तरीके से एक सूची तैयार की जाती है, वही क्या कहलाती है, हमारी मतदाता सूची। इसके लिए शर्त क्या होती है, हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिक। ठीक है, कितनी एज होनी चाहिए मतदाता सूची के लिए, 18 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है, तभी हम वोट डाल सकते हैं। सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार की जाती है। इस सूची को आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतदाता सूची क्या होती है, यानी हमारे देश के वो सभी नागरिक जो 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं और वो सब लोग चुनाव में वोट डालने के लिए योग्य हैं, उन सब लोगों की एक सूची बनाई जाती है। कौन बनाता है उसे, चुनाव आयोग बनाता है। उसी सूची को बोलते हैं मतदाता सूची। ठीक है, कुछ इस तरह की होती है, ये फोटो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब उम्मीदवारों का नामांकन, उम्मीदवार मतलब जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, भागीदार करते हैं, उनका नामांकन की क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, राज्य विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, या फिर जो हमारे नगर निकाय या ग्राम पंचायत के चुनाव हो, कोई से भी चुनाव हो, सब में उम्मीदवारों का नामांकन जरूरी होता है। ठीक है, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं, उन्हें पार्टी का चिन्ह और समर्थन मिलता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, बीजेपी ने इस कैंडिडेट को टिकट दिया, आम आदमी पार्टी ने इसे दिया, कांग्रेस ने इसे दिया, समाजवादी पार्टी ने इसे दिया, तो वो क्या करते हैं, वो राजनीतिक दल अपने किसी एक व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना चुनाव चिन्ह देते हैं। एक फॉर्म होता है, उसे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें लिखा जाता है कि हमारे सिंबल पर ये कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। ठीक है, वो एक शर्त होती है, तो उसी शर्त के अकॉर्डिंग राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं, नाम बताते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति हमारा कैंडिडेट होगा इस वाले सीट से। उन्हें पार्टी का चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को अक्सर पार्टी का टिकट कहा जाता है। कहते हैं ना, इस व्यक्ति को टिकट मिला है, तो इसे ही टिकट कहा जाता है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक नामांकन फॉर्म भरना होता है। कुछ धन सुरक्षा जमा के रूप में देना होता है। ठीक है, सिक्योरिटी मनी के रूप में कुछ धन, कुछ रुपए भी जमा करने होते हैं जिस दिन नामांकन भरा जाता है उस दिन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर घोषणा की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। वो क्या है, प्रत्येक उम्मीदवार को कानूनी घोषणा करनी होती है, यानी जो भी कैंडिडेट नामांकन भरेगा वह एक शपथ पत्र देगा। उस शपथ पत्र में क्या होगा, उसका पूरा विवरण होगा। ठीक है, उम्मीदवार के खिलाफ कितने गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं उसे वो सब लिखना होगा। ठीक है, उम्मीदवार उसके परिवार की संपत्ति कितनी है वो भी उसे बताना होगा। कुल कितनी देनदारियां हैं, मतलब उस पर कितना ऋण है, उसे ये भी बताना होगा। उम्मीदवार की जो शैक्षणिक योग्यता है उसे ये भी बतानी होगी। ये सारी जानकारियां उसे एक शपथ पत्र में देनी होती हैं। ये निर्देश किसने जारी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। ठीक है, यह जानकारी सार्वजनिक करनी होती है, ये सभी के सामने ये जानकारी रखनी होती है हर उम्मीदवार को। यह मतदाताओं को उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। इसी के आधार पर हमें पता चलता है कि कौन उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है, कितना शिक्षित है, अपराधी प्रवृत्ति का है या नहीं है। ठीक है, यानी और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए, चुनावी प्रक्रिया को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जो थे वो जारी किए थे। उसके बाद हम देखेंगे चुनाव अभियान। ठीक है, अब नामांकन हो गया, अब फिर चुनाव अभियान शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी, या
क्या अच्छी नीति है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा करना आवश्यक है। ठीक है, जब तक खुली चर्चा नहीं होगी, स्वतंत्र रूप से चर्चा नहीं होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा प्रतिनिधि, सारे प्रतिनिधि हैं, कई सारे लोग, मान लो 5, 6 या 7 लोग एक चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी एक सीट से, तो जो वो अपने बारे में बताएंगे, ठीक है, हमारी ये योजनाएं हैं, ठीक है, हमने ये काम किया है, भविष्य के लिए हमारी ये योजनाएं, हम ये काम करेंगे, इन समस्याओं को दूर करेंगे। तो उसी से हमें पता चलता है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर रहेगी या कौन सा जो प्रतिनिधि है हमारे लिए बेहतर रहेगा। उसी के आधार पर हम जो है अपना वोट देते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है, यानी ये चुनाव प्रचार के दौरान ही ये सब चीज़ें होती हैं। हमारे देश में इस तरह के अभियान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होता है। यानी जनरली जो चुनाव अभियान है उसके लिए कितना समय मिलता है, लगभग 2 सप्ताह, लगभग 15 दिन का समय मिलता है, कि जिस दिन उनका नामांकन होता है और जिस दिन उनकी जो है मतदान की तारीख होती है, उसके बीच में। हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी, उसे जाति या धर्म के आधार के नाम पर अपील, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग और लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से अधिक, विधानसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता। देखिए, ये जो यहाँ पर लिमिट दी गई है, लोकसभा चुनाव के लिए 25 लाख से अधिक और विधानसभा चुनाव के लिए 10 लाख से अधिक, ये बदलती रहती है का मतलब हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग इस लिमिट को बढ़ाता रहता है। अब ये लिमिट इससे थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। इससे जो पिछले चुनाव हुए थे उस समय इतनी लिमिट थी, जब अब लिमिट ये हर साल, मतलब हर बार बढ़ती रहती है चुनाव आयोग, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, उसी के अकॉर्डिंग इस लिमिट को बढ़ाता रहता है। ये फिक्स नहीं होती है, चुनाव आयोग इसे बढ़ाता रहता है। हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता पर सहमत हो गए हैं, ठीक है। आदर्श आचार संहिता क्या होती है? ये कुछ नहीं होता, ये भारतीय चुनाव आयोग की एक नियमावली है, ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग कुछ नियम तय कर देता है, उन्हीं नियमों में बंधकर चुनाव लड़ते हैं सभी राजनीतिक दल और कैंडिडेट, ठीक है। उन नियमों में क्या होता है? उन नियमों में ये होता है, जैसे क्या, कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल पर चुनाव प्रचार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों, हवाई जहाज या अधिकारियों का प्रयोग नहीं कर सकता। जब एक बार चुनाव की घोषणा हो जाती है तो मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला नहीं रख सकता, नई परियोजना की। कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते, सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का कोई वादा नहीं कर सकते, ठीक है। लोक लुभावन वादे नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। जो इनका उल्लंघन करता है चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर देता है। यही जो आदर्श आचार संहिता होती है, एक नियमावली होती है भारतीय चुनाव आयोग की। उसके बाद अब ये मतलब इनका ये भी हो गया, चुनाव प्रचार भी हो गया। अब क्या होगा? मतदान होगा। मतदान के बाद क्या होगा? फिर मत की गणना होगी, मतगणना जिसे बोलते हैं। चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं, ठीक है, मतदान करते हैं, उसे मतदान बोला जाता है, जिस दिन वोट डाले जाते हैं। उस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है, ठीक है। चुनाव का दिन मतलब आज चुनाव है, आज वोट डलेंगे, आज मतदान होगा, उसे चुनाव का दिन कहा जाता है। आजकल वोट रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम ईवीएम बोलते हैं, ईवीएम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा आजकल वोट जो है डाले जाते हैं, ईवीएम के द्वारा वोट डाले जाते हैं। चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट मतदान केंद्रों पर बैठने की अनुमति दी जाती है। एजेंटों को मतदान केंद्रों पर बैठने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। जिस दिन वोट डलते हैं उस दिन भी, और जिस दिन वोटों की गिनती होती है उस दिन भी हर उम्मीदवार के एजेंट होते हैं, कुछ एजेंट वो यहाँ पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि जो चुनाव हैं वो पारदर्शी तरीके से हो सकें, ठीक तरीके से हो सके, उनमें धांधलेबाजी ना हो, ठीक है। कोई फर्जी मतदान ना करे। अगर कोई फर्जी मतदान करता है तो चुनाव जो एजेंट हैं उम्मीदवारों के, ये अधिकारियों को सूचित कर देते हैं। इसी तरीके से जिस दिन मतगणना होती है उस दिन भी एजेंट रहते हैं सभी उम्मीदवारों के। किस लिए रहते हैं? ताकि कोई कम या ज़्यादा मतलब जो है वोट किसी के काउंट ना हो, बिल्कुल सही तरीके से वोटों की गिनती हो, इसको देखने के लिए एजेंट जो है रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक से हो। एक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। हमारे देश में क्या व्यवस्था है? यानी मान लो अगर 5 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, 5 कैंडिडेट में से
जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, सबसे ज़्यादा वोट, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, निर्वाचित घोषित हो जाएगा, ठीक है, उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को 50% से ज़्यादा वोट मिलेंगे तभी निर्वाचित हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वोट होने चाहिए इन सब में, और टोटल मतों का 25% भी हो सकते हैं, 30% भी हो सकते हैं, 50% भी हो सकते हैं, 70% भी हो सकते हैं, कितना भी हो, लेकिन इन सब में जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही जो विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आज की वर्कशीट हमारी यही थी। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारे देश में चुनाव में मतदान करने के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों की एक सूची बनाई जाती है। इस सूची को ही मतदाता सूची कहते हैं, ठीक है। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर लिखा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यताएं? वह योग्य व शिक्षित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उसमें निस्वार्थ समाज सेवा का भाव होना चाहिए, मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए। ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको भी कुछ अपनी तरफ से लिखना चाहते हो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमसे ही पूछा गया है कि हमारे अनुसार। थर्ड क्वेश्चन हमारा, आदर्श आचार संहिता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इसका आंसर हो जाएगा, आदर्श आचार संहिता भारतीय निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक होता है। इसके अनुसार चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद सरकार लोक लुभावन घोषणाएं नहीं कर सकती, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकते, राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी भी धार्मिक पूजा स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते, आदि नियम होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट क्यों मौजूद रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव और मतगणना ठीक से हो, सभी उम्मीदवारों के एजेंट मतदान और मतगणना के दिन मौजूद रहते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन थे। इसी के साथ हमारी वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।